कोमा। आप लोगों ने सुना होगा कि वो बंदा कोमे में चला गया या वो पेशेंट कोमे में है। तो अब हमारे पास कोमा होता क्या है? ये एक डीपेस्ट स्टेट होता है आपकी कॉन्शियसनेस की इस एक्सटेंट तक, हद तक कि आप जो है अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी बाहर से आपको कोई भी आवाज़ दे रहा हो, कोई भी कमांड या जो सराउंडिंग है आप उससे बिल्कुल अनअवेयर हो जाते हैं। कॉन्शियसनेस कहते इस चीज़ को है कि आप अपने आप और आप सराउंडिंग से यानी सिचुएशन से अवेयर होते हैं। अब इसकी वजूहात हैं, तो इसकी काजेज़ में हमारे पास कि आपके दिमाग को कोई भी लीजन हो सकता है, यानी ज़ख्म हो सकता है या कोई चोट लग जाना। अगर ये तो नॉर्मली दोनों हिस्सों को होता है, ब्रेन के जो दोनों हिस्से दिमाग के उनको हो जाता है, लेकिन ये आपके एक दिमाग के एक हिस्से को यानी मास इफेक्ट उसको हम कहते हैं, उसको भी हो सकता है, या आपके ब्रेन स्टेम में भी कोई भी लीजन या उसको कोई ट्रॉमा हो सकता है, या ग्लोबली यानी ब्रेन डिसफंक्शन हो जाती है। आपकी पूरा दिमाग का जो नॉर्मल रिस्पांस होता है और एबनॉर्मल हो जाता है, डिसफंक्शन हो जाता है, जो कि सिस्टेमिक या मेटाबॉलिक काज हो सकती है। अब हमारे पास मेटाबॉलिक काज क्या होती है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट की डिस्टर्बेंस हो जाती है आपके पास, सोडियम, पोटाशियम, ग्लूकोज की, या हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया या हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म में आपको ये हो सकती है। अब सिस्टेमिक में हमारे पास कोई भी आर्गन आपकी बॉडी की फेल हो जाती है, कोई भी अज़ा काम करना छोड़ जाता है या कोई उसमें मसला आ जाता है, जैसे लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, आपकी हार्ट फेलियर, तो ये आपकी सिस्टेमिक काज इसके हो सकती है। और थर्ड हमारे पास इसके कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम, यानी आपको कोई भी नफ्सियाती बीमारी है, जैसे कन्वर्जन डिसऑर्डर्स उसको कहते हैं, या मैलिग्नेंट डिसऑर्डर्स, उनकी वजह से भी आप कोमे में जा सकते हैं। तो ये हमारे पास काजेज। अब इस तरह की जो पेशेंट होते हैं कोमे में, ये हमारे पास एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। आपने इमीडिएटली जो है ना, आपने पेशेंट को और उसके वाइटल्स चेक करने इनिशियल स्टेप पे, यानी उसकी बीपी, पल्स, टेम्परेचर आपने चेक करके देन आपने उसको एबीसी प्रोटोकॉल फॉलो करनी होती है। आपने उसका एयरवे चेक करना होता है कि आया उसकी सांस लेने की नाली या ट्रेक या उसमें कोई मसला तो नहीं है, ब्लॉकेज नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। और उसके बाद आपने ब्रीथिंग, यानी वो सांस नॉर्मल ले रहा है या नहीं ले रहा, उसको वेंटिलेशन की ज़रूरत है या नहीं है, ऑक्सीजन मास्क या उसको ऑक्सीजन लगानी है या नहीं लगानी। थर्ड आपने सर्कुलेशन चेक करनी, यानी उसके ब्लड को चेक करना है कि ब्लड सप्लाई नॉर्मली उसका हार्ट जो ब्लड सही तरह पंप कर रहा है, ऑर्गन्स में कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, इस्कीमिया तो नहीं है किसी ऑर्गन को, तो सर्कुलेशन चेक करनी है। उसके बाद आपने इस तरह के पेशेंट जब आते हैं कोमा की स्टेट में, तो आपने अपने दिमाग में ये एज्यूम करना होता है कि इसको कोई भी ब्रेन ट्रामा हुआ है या हो सकता है। तो उसके लिए आपने रूल आउट उसकी ट्रामा की साइंस चेक करने, साइंस एंड सिम्टम्स। देन इसके लिए एक प्रोसीजर होता है कि आपने कॉन्शियस लेवल को चेक करना होता है कि इसको कौन से लेवल का कॉन्शियसनेस हुआ है। तो उसको हम कहते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती है, उसको हम देखते हैं पॉइंट्स, और उस पॉइंट्स को ऐड करके फिर हम उसकी इंटरप्रिटेशन उसकी बेस पे कहते हैं कि इसको इस लेवल है। तो उसमें हम 3 चीज़ें चेक करते हैं स्केल में। पहले आपने आईज को चेक करना होता है, आई ओपनिंग को। सेकंड आपने मोटर रिस्पांस को चेक करना होता है, और थर्ड आपने वर्बल रिस्पांस को, यानी साउंड आपने चेक करने होते हैं। अगर पेशेंट आपके पास आता है और उसके आईज ओपन है, तो इसको हम डिनोट करते हैं कि 1 पॉइंट हमारे पास हो गया, यानी 1 स्कोर। अगर पेनफुल स्टिमुलाई आप देते हो उसकी वजह से वो आईज ओपन करता है, तो 2 पॉइंट्स देते हैं। या आप उसको कमांड देते हैं, आवाज़ देते हैं बाहर से, और पेशेंट आपके आईज ओपन करते हैं, तो 3 पॉइंट्स या 3 स्कोर देते हैं। या वो स्पॉन्टेनियसली जो है आईज ओपन करते हैं, तो ये हमारे पास इसके पॉइंट्स, मतलब हर एक चीज़ के बिना पर हम उसको पॉइंट्स देते हैं कि हमारे पास 4 पॉइंट्स हो गए। मोटर रिस्पांस की 6 पॉइंट्स है। सबसे पहले हम देखते हैं अगर नो मूवमेंट है तो इट्स मीन के 1 स्कोर। अगर डीसेरेब्रेट कोमा है मीन्स के उसका पूरा सेरेब्रम उसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें पेशेंट जो है हम देखते हैं कि उसके जो लेग्स होते हैं, यानी लिम्स पूरे, अपर लिम्स और लोअर लिम्स दोनों एक्सटेंडेड होते हैं, यानी उसके बाजू दोनों और उसके लेग्स जो है टांगे वो फैले हुए होते हैं। तो इसके 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड हम देखते हैं कि डीकार्टिकेट कोमा तो नहीं है, मीन्स के डीकार्टिकेट में उसके अपर लिम्स तो फ्लिक्स हुए होते हैं चेस्ट की तरफ, बाजू इस तरह होते हैं, लेकिन उसकी जो
टांगे यानी लेग्स होती है वो एक्सटेंडेड होती है। तो, तो इसके 3 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि उसको जो है पेनफुल स्टिमुलाई होती है, यानी पेन उसको फील होता है या नहीं। अगर उसको पेन नहीं हो रहा होता तो उसके 4 पॉइंट्स हो गए। और आप एक खास जगह पे प्रिक करते हैं और उसको पेन होता है तो इट्स मीन के इसके फिर आप उसको कमांड देते हो। अगर वो कमांड फॉलो कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप उससे बात कर रहे होते हैं, तो वो कमांड्स को ओबे कर रहा होता है, तो इट्स मीन के इसके 6 पॉइंट। इसके बाद हम साउंड्स को चेक करते हैं। अगर बिल्कुल आवाज़ वो नहीं देता तो इट्स मीन नो साउंड्स, 1 पॉइंट हो गया। अगर वो आवाज़ निकाल रहा होता है लेकिन इसकी हमें कोई समझ नहीं, कोई अल्फाज की समझ नहीं आती कि कोई लफ्ज़ बोल रहा है, तो इनकम्प्रेहेंसिबल साउंड्स जो होती है तो उसमें 2 पॉइंट्स हो गए। अगर वो वर्ड्स बोल रहे हैं लेकिन वो इनअप्रोप्रिएट है, आपको समझ नहीं आती वो वर्ड्स, यानी आपको समझ आती है कि कोई लफ्ज़ बोल रहा है, तो इट्स मीन 3 पॉइंट्स हो गए। इसके बाद वो अगर वर्ड्स बोल रहा होता है और उसके साथ वो जो है ओरिएंटेड नहीं है, यानी कंफ्यूज्ड है बोल रहा हूँ, तो इट्स मीन कि उसको 4 पॉइंट्स। अगर वो बोल रहा होता है अप्रोप्रिएट वर्ड और उसके साथ ओरिएंटेड है, कि उसको पता है कि मेरे साथ कौन बात कर रहा है, सही है, मैं कहाँ पे हूँ और ये टाइम क्या है, तो इट्स मीन के उसके से। तो इन सारी चीज़ों के हम पॉइंट्स ऐड करके अगर ये 13 से अबाव बनते हैं या 13, तो इट्स मीन के वो एम्पेयर्ड, उसकी माइल्ड एम्पेयर्ड जो है उसको कोमा है, यानी ब्रेन डिसफंक्शन है। अगर 9 to 12 है तो इट्स मीन कि माइल्ड या मॉडरेट उसको कोमा है। अगर 8 इक्वल्स टू 8 या 8 से बिलो है तो इट्स मीन कि उसको सेवियर कोमा में है, यानी सेवियर कॉन्शियसनेस लेवल है उसका। अब आपने अप्रोच किए पेशेंट तक, लेकिन अब आपने जो है कोमा की काज को डायग्नोस करना है। तो उसकी अप्रोच के लिए सबसे पहले आपने देखना होता है, आपने एग्जामिनेशन यानी मोटर एग्जामिनेशन करनी होती है। उसमें आपने देखना होता है कि आया उसकी पूरी बॉडी में मूवमेंट्स नहीं है। अगर पूरे बॉडी में मूवमेंट्स नहीं है तो इसको हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक उसको कोमा हुआ है। मीन्स के उसकी पूरी बॉडी में मूवमेंट्स नहीं है, ये मोटर या सिस्टेमिक काज की वजह से है। जो हमने कहा कि मोटर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस या कोई भी हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया हो सकती है, या सिस्टेमिक कोई भी इलनेस ऑर्गन फेलियर हो सकता है। अगर हमारे पास उसकी एक साइड, पेशेंट की एक साइड मूव कर रही है, उसमें मूवमेंट्स है और दूसरी साइड पे नहीं है, तो इट्स मीन कि उसके कोई दिमाग के खास हिस्से में मसला है, कोई खास लीजन है दिमाग के एक पार्ट में, जिसकी वजह से उसके जिस्म का एक हिस्सा जो है मूव कर रहा है और दूसरा हिस्सा नहीं कर रहा। और उसके बाद हमने ब्रेन स्टेम की रिफ्लेक्सेस चेक करनी है, जिसमें हमने प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स के थ्रू ये चेक करना होता है कि आया इसका ब्रेन स्टेम जो है वो इंटेक्ट है या नहीं। तो नॉर्मली तो होना ये चाहिए कि जब हम लाइट को आपके आइज पे डालते हैं तो उसकी वजह से दोनों आइज यानी सिमेट्रिकली प्यूपल्स जो रिस्पांस होता है वो कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं लाइट में। अगर वो हमारे पास एबनॉर्मल रिस्पांस या उसमें इम्पेयर्ड होती है, एसिमेट्रिक रिस्पांस देते हैं, एक आई का प्यूपल कंस्ट्रक्ट होता है और दूसरा नहीं होता, तो इट्स मीन के देयर इज इंट्राक्रैनियल लीजन्स आपके पास है। मीन्स के कोई हेमरेज है, स्ट्रोक हुआ है, या कोई भी मास इफेक्ट ट्यूमर्स हुआ है, या कोई भी एनोरिज्म की वजह से, यानी आपकी जो खून की नालियाँ है वो डायलेट हुई है, एनोरिज्म। या इसके हम देखते हैं कि अगर बायलेटरली उसका जो प्यूपल है वो फिक्स्ड है, डायलेटेड है और फिक्स्ड है, तो इसका मतलब ये है कि वो एनॉक्सिक है, यानी उसको ऑक्सीजन डिफिशिएंसी है, ब्लड सप्लाई सही नहीं है, ऑक्सीजन सही नहीं जा रहा, तो उसकी वजह से, या कोई भी मेडिकेशन वो यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से भी आपके प्यूपल यानी जो नारकोटिक्स आप यूज़ करते उसकी वजह से भी आपके आइज़ के जो प्यूपल है वो एबनॉर्मली आपको रिएक्ट कर रहे होते हैं या एसिमेट्रिकली। तो थर्डली हम देखते हैं कि अगर इप्सिलेटरल यानी एक साइड का प्यूपल आपका फिक्स्ड है तो इट्स मीन के देयर इज अ लीजन जो कि आपके ब्रेन स्टेम में या कोई भी ब्रेन के खास हिस्से में है, जिसकी वजह से आपका जो थर्ड नर्व है, अक्लूमोटर नर्व जिसको कहते हैं, उसकी वजह से आपके आइज मूव नहीं कर रहा। तीसरा हम चेक करते हैं
उसके लिए जो डोल आई मूवमेंट है, जिसमें आप एक टेस्ट करते हैं, पेशेंट का हेड होल्ड करते हैं और उसको एकदम मूव करते हैं टू द राइट और टू द लेफ्ट। तो नॉर्मली जो आपके आईज होते हैं, उसकी गेज जो है आपके अपोजिट डायरेक्शन, जिस साइड पे आप हेड को मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन पे आपके आईज मूव कर रहे होते हैं। मीन्स जब राइट साइड पे मूव करता हूँ तो मेरे आईज इस तरह होंगे, और जब डोल्स आईज में हमारे पास इस तरह होता है कि जब हम सर को राइट साइड पे लाते हैं तो उसके साथ जो आई बाल है वो भी राइट साइड पे मूव करते हैं इस तरह। तो ये हमारे पास डोल आइज मूवमेंट है। तीसरा हम देखते हैं, अगर कोमा के पेशेंट सांस ले रहा है, उसकी ब्रीथिंग में कोई इशू नहीं, इसका मतलब यह है कि उसका ब्रेन स्टेम हमारे पास नॉर्मली, उसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद हम उसकी लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसमें सीबीसी सबसे पहले करते हैं, देन हम सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं, क्रिएटिनिन करते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन चेक करते हैं, उसके टेस्ट करते हैं हम, उसके साथ ईसीजी उसका करते हैं, ऑस्मोलैरिटी हम चेक करते हैं, और ये टेस्ट करके हम इससे डायग्नोस करते हैं कि हमने टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस भी करने हैं, इस पेशेंट का ब्लड इन यूरिन की एनालिसिस करने हैं कि कोई इंटॉक्सिकेशन तो नहीं हुई। फिर हमने इसके सीटी और एमआरआई भी करना होता है, और उसमें देखना होता है कि आया उसको स्ट्रोक वगैरह तो नहीं हुआ, कोई ब्रेन हेमरेज तो नहीं है। थर्ड, हमने इसका लंबर पंक्चर करना होता है, जिसमें हम देखते हैं कि आया सब एरेक्नाइड हेमरेज तो नहीं है, क्योंकि वो मेडिकल कंडीशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो हाई हो जाता है, तो हमने उसके लिए एलपी करना होता है। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमने उसको जो एबीसी किए, यानी एयर वे चेक किए, ब्रीथिंग चेक किए, अगर उसको वेंटिलेशन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन सिचुएशन ड्रॉप हो रही है तो उसको हमने वेंटिलेटर पे डालना होता है, और सर्कुलेशन उसका चेक करना है। तीसरा हमने ये कि उसको अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो उसको हमने मेंटेन रखना है, यानी ग्लूकोज, अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो ग्लूकोज लगानी होती है, डेक्सट्रोज लगानी है। उससे पहले हमने उसको थायामीन जो है देनी होती है, जो विटामिन बी है। अगर उसको इंटॉक्सिकेशन हुई है किसी भी वजह से, उसने नारकोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया, तो उसके लिए हम नेलेक्सोन देते हैं, यानी जो ओपियाइड ज़्यादा ले लेते हैं, मार्फिन वगैरह या कोडीन, हाइड्रोकोडीन, कोडान, तो ये अगर लिए हुए हैं, उनकी वजह से उसको इंटॉक्सिकेशन हुई है, तो उसके लिए हम उसको नेलेक्सोन देते हैं।